हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरेलल क्वेरीज के बारे में। देखिए, पैरेलल क्वेरीज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सेम कंपोनेंट में एक से ज़्यादा यूज क्वेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सेम कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट क्वेरी के यूज क्वेरी हुक का एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कंपोनेंट में एक से ज़्यादा क्वेरीज हैं जो एग्जीक्यूट होनी है, तो उसके लिए भी आप रिएक्ट क्वेरी के यूज क्वेरी हुक का यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमें अपने कंपोनेंट में पैरेलल क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और समझते हैं पैरेलल क्वेरीज के कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अपने कोड के अंदर आ गए हैं। तो चलिए हम हुक्स फोल्डर के अंदर जो क्वेरी हुक्स डॉट जेएस नाम से फाइल है, उसके अंदर एक और हुक क्रिएट कर लेते हैं ताकि उसको हम कॉन्टेक्ट कंपोनेंट के अंदर इनिशियलाइज करके एग्जीक्यूट करवाएं और पैरेलल क्वेरीज के कॉन्सेप्ट को समझें। तो मैं हुक्स पर क्लिक करता हूं और क्वेरी हुक्स डॉट जेएस को खोल लेता हूं। तो देखिए, हमने पहले की वीडियोस में एक कस्टम क्वेरी हुक बनाया था और कस्टम क्वेरी हुक के कॉन्सेप्ट को समझा था। तो ऐसा ही एक और हुक हम बनाएंगे ताकि हम पैरेलल क्वेरीज कैसे एग्जीक्यूट होती है इस चीज को समझ सकें। तो मैं इसी हुक को कॉपी कर लेता हूं एज इट इज और फिर इसी फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूं। हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है और इस हुक का मैं नाम बदल देता हूं। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने कहा है नेम आपके ऊपर है, आप जो नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूं रैंडम डेटा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक और कस्टम क्वेरी हुक बना लिया है जिसका नाम मैंने रखा है रैंडम डेटा। देखिए, हमारे पास डेटा फैच करने के लिए कोई दूसरा एंड पॉइंट तो है नहीं, इसीलिए इस हुक के अंदर हम सेम एंड पॉइंट को यूज कर रहे हैं। देखिए, इस हुक के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि सेम कंपोनेंट के अंदर हम दो यूज क्वेरी हुक को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट हमारे पास दो अलग अलग एंड पॉइंट नहीं है जो डेटा देते हो, इसलिए हम सेम एंड पॉइंट का यूज कर रहे हैं। बट अगर आपके पास कोई अलग एंड पॉइंट है जो आपको डेटा देता हो तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं सेम एंड पॉइंट का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा एंड पॉइंट नहीं है। तो चलिए अब इसकी यूनिक की को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अगर किसी दो यूज क्वेरी की यूनिक की सेम होती हैं तो हमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको मैं की दे देता हूँ रैंडम डेटा, जिससे हमारी ऊपर वाली यूज क्वेरी हुक से डिफर हो जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पेज नंबर को चेंज कर देता हूँ ताकि हमारे क्वेरी एग्जीक्यूट होने का एंड पॉइंट तो सेम रहे मगर हमें डेटा अलग अलग मिले, ताकि आप क्वेरीज में डिफरेंशिएट कर सकें कि कब कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। तो मैंने यहाँ पर पेज नंबर चेंज कर दिया है। तो चलिए चलते हैं अपने कॉन्टेक्ट कंपोनेंट के अंदर और वहां पर ये रैंडम डेटा नाम के फंक्शन को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम कॉन्टेक्ट के अंदर आ गए हैं। तो चलिए अब रैंडम डेटा नाम के फंक्शन को पहले हम इम्पोर्ट कराते हैं, उसके बाद उसे यूज करेंगे। तो इसको इम्पोर्ट कराने के लिए हमको लिखना होगा रैंडम डेटा। देखिए, रिएक्ट ने हमें सजेशन दे दिया है। तो चलिए अब रैंडम डेटा को यूज कर लेते हैं। उसके लिए मैं इस चीज को कॉपी करूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा और इसका नेम चेंज कर दूंगा और फाइल को सेव करूंगा। अब देखिए, अब इसमें एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सेम नेम की। देखिए, आप ऊपर वाले यूजर हुक डेटा से डेटा इज लोडिंग, इज एरर, एरर, रिफेच, इन पैरामीटर्स को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और सेम पैरामीटर हमें इस रैंडम डेटा वाले हुक में भी चाहिए। तो यहाँ पर आप एलियासेस का यूज कर सकते हैं, जिससे आप रैंडम डेटा से भी इन पैरामीटर्स को डिस्ट्रक्चर करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके एलियासेस क्रिएट कर लेता हूँ। एलियासेस क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस हर पैरामीटर के बाद कोलोन लगा के उसको एक नेम दे देना है। जैसे इसको नेम दे देता हूँ मैं रैंडम डेटा, रैंडम यूजर डेटा। इस लोडिंग को मैं नेम दे देता हूँ रैंडम लोडिंग। इस एरर को नेम दे देता हूँ रैंडम इज एरर, रैंडम एरर। रैंडम एरर मैसेज और रिफेच को नेम दे देता हूँ रैंडम रिफेच। तो देखिए, अब हमें एरर मिलना बंद हो गई है। तो चलिए अब इन सब पैरामीटर का यूज कर लेते हैं और अपने यूआई में डेटा रेंडर कराते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले इस हुक से जो हमें डेटा मिल रहा है उसको हम कंसोल भी कराएंगे। इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसको की दूंगा रैंडम डेटा और डेटा को एक्सेस करूंगा। मैंने उसका नाम रखा है रैंडम यूजर डेटा
और यहाँ पे मैंने कंडीशनल रेंडरिंग लगा रखी है ताकि हमारे रिएक्ट में कोई रन टाइम एरर ना आए। अब इस एरर के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रैंडम डेटा वाले हुक से कोई एरर तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए मुझे कंडीशन देनी होगी एंड रैंडम एरर। वैसे ही जैसे मैं एरर डॉट मैसेज को रिटर्न कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर एक और कैलिब्रेशन लगाने होंगे जो कि रैंडम डेटा में अगर कोई एरर आती है तो उसको शो कराएगा। तो मुझको लिखना होगा रैंडम एरर मैसेज डॉट मैसेज। जैसे ही मैंने यहाँ पे इस लोडिंग लिख रखा है तो मुझे एंड कंडीशन लगा के इधर देना होगा रैंडम लोडिंग। देखिए हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले कर रखा है हम उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हीं पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं जो हमने पहले के हुक में यूज कर रखे हैं। तो चलिए अब इस डेटा को यूआई में रेंडर भी करा लेते हैं, रैंडम यूजर डेटा को। तो हम यहाँ से कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे और डेटा वेरिएबल की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे रैंडम यूजर डेटा और इस कोड को सेव कर देंगे। तो चलिए अब अपने ब्राउजर में जाकर देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो देखिए हम अपने ब्राउजर में आ गए हैं और जैसा कि आपको नेटवर्क टैब में दिख रहा होगा हमारी 2 क्वेरी एग्जीक्यूट हुई हैं और वो दोनों क्वेरी को हमने सेम कंपोनेंट में इनिशियलाइज किया है। तो देखिए अब जब भी कंपोनेंट माउंट होगा तो ये दोनों क्वेरीज एक दूसरे के पैरेलल एग्जीक्यूट होंगी, मतलब कि दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होगी। तो यूज क्वेरी के इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पैरेलल क्वेरीज एग्जीक्यूशन। तो चलिए एक बार एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं दोनों क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं। तो जैसा कि आपको नेटवर्क टैब में दिख रहा होगा दोनों क्वेरी पैरेलली एग्जीक्यूट हुई हैं। तो चलिए अब अपने ब्राउजर के कंसोल टैब को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं दोनों क्वेरीज से डेटा मिल रहा है या नहीं। तो जैसा कि आपको कंसोल टैब में दिख रहा होगा हमें अपनी पहली क्वेरी से भी डेटा मिला है और दूसरी क्वेरी से भी। ये पहली क्वेरी का डेटा है और ये दूसरी क्वेरी का डेटा। तो चलिए अपने एप्लीकेशन के CSS को थोड़ा सा ठीक कर लें ताकि हमें UI में ही पता चल सके कि कौन सा डेटा किस क्वेरी से आया है। तो हम कोड में वापस आ चुके हैं। तो बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग टैग डाल देंगे जिसमें लिख देंगे हम क्वेरी 1 और टेलविंड CSS की हेल्प से हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे। स्टाइलिंग में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक क्लास दे रहे हैं जिससे इसके टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको टेलविंड CSS नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस कोड को एज इट इज कॉपी कर लीजिए और इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्वेरी 2 और जो ये आप ये डिव देख रहे हैं इसकी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं ताकि हमारा पैराग्राफ टैग और लिंक टैग थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे। तो उसको हम देंगे क्लास नेम इक्वल टू फ्लेक्स गैप बेसिकली टेलविंड की क्लासेस हैं, तो आप अगर टेलविंड से फैमिलियर नहीं है तो कोड को एज इट इज कॉपी कर लें। जैसे हमने नीचे वाला डिव स्टाइल किया है वैसे हम ऊपर वाला भी करेंगे। तो चलिए अपने ब्राउजर में चल के देख लेते हैं हमारी स्टाइलिंग पे क्या फर्क पड़ा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब हमारा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है और हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कौन सा डेटा किस क्वेरी से आया है। तो मुझे लगता है अब आप पैरेलल क्वेरी से कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और आपको ये भी पता लग गया होगा कि हम सेम कंपोनेंट में यूज क्वेरी को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।